गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। 2022 आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ईयर हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपको इस साल अपनी ज़िंदगी का बेस्ट देना है। एक टारगेट चूज कीजिए और उस टारगेट में लग जाइए और उस टारगेट को पूरा झकझोर कर रख दीजिए। अपने आप को झकझोर कर रख दीजिए उस टारगेट के प्रति। तो 2022 अपने आप को समर्पित कर दीजिए किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए। यद्यपि आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में जो गलतियां हुई है उसे 2022 में रिपीट ना किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये जो लेक्चर है ये मैं काफ़ी दिन के बाद ले रहा हूँ और कई सारे नए सब्सक्राइबर आ चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये लेक्चर लेना चाहिए। और ये लेक्चर है कि आखिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ें, किस तरह से हम इसके यूपीएससी के लिए से पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से किसी वनडे एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से मेंस के लिए पढ़ सकते हैं और किस तरह से इंटरव्यू के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से हम पढ़ें। सबसे पहले जितने भी यूपीएससी के टॉपर हैं उन्होंने कहा है कि वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ते थे, चाहे वो निशान जैन सर हो, चाहे गंगा सिंह राजपूत हो, चाहे कोई अन्य एस्पायरेंट हो जिन्होंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी में टॉप किया। तो इसलिए दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को न्यूज़ एनालिसिस हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे न्यूज़ को समझने में काफ़ी समय लग गया था, मुझे न्यूज़ के अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी समय लग गया था। न्यूज़ कैसे पढ़ना चाहिए था ये मुझे इनिशियली पता नहीं था। तो इसलिए आपको आखिर वो तकलीफ ना हो जो मैंने झेला है, इसलिए भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा मानना है कि दैनिक जागरण के अगर आप पढ़ना है या कोई भी अखबार आप पढ़ते हैं तो प्रयास करिए जो उस अखबार को आप पढ़ रहे हैं उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से आपको कोरिलेट करके पढ़ना, तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आपको समझ में भी आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आज आप पेपर पढ़ रहे हैं और आज के पेपर में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है, तो राष्ट्रपति के बारे में जो आपकी जानकारी है जाकर के लक्ष्मीकांत से उसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आज का पेपर आप पढ़ रहे हैं और विपक्ष के नेता के बारे में चर्चा हो गया या लाभ का पद के बारे में चर्चा हो गया, तो लाभ के पद और विपक्ष के नेता दोनों ही पॉलिटी का पार्ट है, जीएस पेपर 2 का पार्ट है, तो वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत की बुक में। आज पेपर आप पढ़ रहे हैं जीएसटी के बारे में चर्चा है, तो जीएसटी के बारे में जाकर के इकोनॉमिक्स से पढ़ सकते हैं। तो अपना जो पेपर है उस पेपर को आपको कोरिलेट करना होगा और ये कोरिलेशन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी में ही नहीं, स्टेट पीसीएस में भी अब कोरिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप किसी टॉपिक को, जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं आप, जो पेपर पढ़ रहे हैं, किस तरह से उसे आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने हिस्ट्री के पोर्शन से। इनफैक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन जो मान लीजिए वो पूरी तरह से स्टैटिक पार्ट होता है, लेकिन बावजूद इसको कहीं ना कहीं करंट से कोरिलेट करके क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में मेंस में कि चंडीगढ़ जो सिटी है किस तरह से हड़प्पा कालीन जो सिटी है उसकी परिलक्षित चंडीगढ़ पे आपको दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब आपको चंडीगढ़ में दिखाई देता है। यानी हड़प्पा के समय में जो सिटी बनी थी उसी तरह के सिटी कहीं न कहीं चंडीगढ़ स्थापित किया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं कि आप कोरिलेट करके पूछ देता। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी इनफैक्ट कोरिलेट करके पूछता है, तो आपको पेपर को हिस्ट्री के पोर्शन से भी कोरिलेट करना चाहिए। पॉलिटी से तो निश्चित तौर पे कोरिलेट करें, पॉलिटी का तो मैक्सिमम पार्ट आप कह सकते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपको पेपर से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो स्टैटिक पार्ट है उसको कोरिलेट करें। अगर मान लीजिए हैं कोई न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित कुछ चर्चा उसके बैकग्राउंड में होता है, तो जाकर के अपने स्टैटिक की किताब में जाकर के देखें उसको, जाकर के लक्ष्मीकांत की किताब में आप उसको देख सकते हैं, जाकर के किसी अन्य किताब में आप उसे देख सकते हैं जिससे वो कोरिलेट है। तो इस तरह से आपको न्यूज़ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और साथ ही साथ आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और बेसिकली यही तरीका है पढ़ने का और कोई तरीका नहीं है। आपको अपने जो दैनिक जागरण का न्यूज़ है उसको कोरिलेट करना है अपने स्टैटिक पोर्शन से और वैसे करके पढ़ना। साथ ही साथ पेपर पढ़ने का बहुत सारा अन्य फ़ायदा है। जैसे परसों तरसों मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि एक मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग किया गया था।
ये वर्ड था मिसिंग वुमेन, और मिसिंग वुमेन का प्रयोग किया गया था भ्रूण हत्या के संबंध में, और ये प्रयोग किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। तो अमर्त्य सेन के द्वारा मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग किया गया था भ्रूण हत्या के संबंध में। अच्छा, ये वर्ड जो है पर्टिकुलरली मिसिंग वुमेन, ये वर्ड आपको कहीं किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब मिलेगा कहाँ पे? आपको मिलेगा पेपर में ही। तो जब भी महिला सशक्तिकरण के बारे में आप लिख रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण भारत में अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसका कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है। और जब उस निगेटिव एस्पेक्ट को आप लिख रहे हैं, तो एक एस्पेक्ट आप लिखेंगे भ्रूण हत्या। जब आप भ्रूण हत्या के बारे में लिखेंगे तो मिसिंग वुमेन, जो आप ये शब्द का प्रयोग करेंगे कि अमर्त्य सेन के द्वारा भ्रूण हत्या के लिए मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग किया गया, आप पे एग्जामिनर काफ़ी खुश होगा, आपको मार्क इन्हेंस हो सकता है। तो इस तरह का चीज़ें आपको पेपर में मिल सकती हैं, तो इसलिए पेपर पढ़ना जरूरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, अच्छा प्रत्येक न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रत्येक दिन टेलीग्राम पे मैं जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके प्रोवाइड करता हूँ। तो डेली आपको हर एक न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही न्यूज़ को पढ़ें डेली पेपर में, और पर्टिकुलरली छांट ले आप उतना न्यूज़ को पढ़ें जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो, मेंस से हो, या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हो, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो उतना ही न्यूज़ को पढ़ें। प्रत्येक दिन हर एक न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये न्यूज़ पे आएंगे, तो इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको 2-3 बातों की पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है वही हम जानते हैं। न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये किसानों के खाते में दिए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की बात किया जाए तो ये शुरुआत कब हुआ था? इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में। अच्छा, अंतरिम बजट क्या होता है? जिस वर्ष चुनाव होने वाला होता है उस वर्ष जो बजट होता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। क्यों? क्योंकि नया सरकार जो आएगी तो वो अपने अनुसार बजट लाएगी, तो इसलिए अंतरिम बजट हुआ था फरवरी महीने में, फरवरी 2019 में। 1 फरवरी 2019 का जो बजट था उसे अंतरिम बजट कहा गया, क्योंकि 2019 में इलेक्शन का ईयर था। तो 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की घोषणा हुई। ये योजना को शुरुआत किया गया था, और इसको बैक डेट से शुरुआत किया गया था। 1 दिसंबर 2018 से शुरुआत किया गया इसे, और इसके तहत किसानों को प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 रुपये अकाउंट पे जाता है, यानी एक साल में 6,000 रुपये उनके अकाउंट पे जाता है, ताकि वो खाद खरीद सके, बीज खरीद सके, या अन्य चीज़ों की आपूर्ति कर सके। ये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का बेसिक फंडा है। तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब उसी न्यूज़ में एक्सटेंशन है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत किसानों को पैसा दिया गया। कृषि के संबंधित एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होनी चाहिए, जहाँ पे जैसे इस न्यूज़ में चर्चा किया गया है प्राकृतिक खेती के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसानों को लेकर के सरकार एक बहुत पहले काम किया था 2016 में। 2016 में सरकार ने अशोक दलवाई समिति बनाई थी, और अशोक दलवाई समिति ने एक 7 सिफारिश किया था। और ये 7 सिफारिश क्यों किया गया था कि 2016 में बनाया गया था? 2016 से 2022 तक का टारगेट, यानी जो वर्तमान ईयर है, इस साल तक का टारगेट था कि किसानों की आय को हमें दोगुना कर देना। तो अशोक दलवाई समिति के 7 रिकमेंडेशन के आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया, और प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्या क्या हो रहा है देश में उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसानों की आय को दोगुना के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और क्या क्या काम कर रही है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ। तो अगर आप किसान के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसान का बेसिक जो क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। आप प्रशासन में जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रयास कर सकते हैं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। एक तरह से आपके पास कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए और कॉन्क्रीट समझ होनी चाहिए। धीरे धीरे ये चीज़ें आप में आ जाएगी। अब ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करेंगे FCRA के बैकग्राउंड में, अगर इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि FCRA एक्ट क्या है।
FCRA मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो 1976 में आया था, 1976 में आया था, और 1976 में ये आया था, 2020 में इसमें संशोधन किया गया। अब FCRA क्या होता है कि अगर आपके पास NGO और आपको विदेश से पैसा मंगाना है, तो वैसे कंडीशन में आपको FCRA रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपके पास FCRA रजिस्ट्रेशन होगा तभी जाकर के आपकी NGO विदेश से पैसा मंगवा सकती है। 2020 में इसमें संशोधन क्यों किया गया, उसका रीजन था FCRA संशोधन 2020 में क्यों किया गया, उसका रीजन था, और ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट, वो भी रीजन है। 2020 में इसलिए किया गया कि सरकार ने एक रिपोर्ट दिया, गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के NGO को 50,000 करोड़ रुपए विदेश से चंदा के रूप में मिला। तो विदेश से चंदा के रूप में 50,000 करोड़ रुपए मिला, ये तो अच्छी बात है। फिर खराब बात क्या है इसमें? खराब बात यह है कि भारत में कई सारे जो विकास काम को रोकने के लिए NGO का प्रयोग विदेशी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसी चर्चा भी है कि चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, इनफैक्ट अमेरिका के द्वारा कई सारे विकास कार्यों की परियोजना को रोका जाता है NGO को फंड दे करके। NGO को फंड दे करके रोकना कैसे जाता है कि NGO को फंड दिया जाता है, और NGO क्या करती है, धरना करती है, NGO क्या करती है, प्रदर्शन करती है उसी पैसा का, NGO क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है और एक केस दायर कर देती है। तो इस तरह से NGO जो है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है विश्व की कई देशों की सरकारों के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। इसका बैकग्राउंड काफ़ी टिपिकल है, इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है। इसका बैकग्राउंड ये है, देखिए पाकिस्तान क्यों कर रहा और चीन क्यों कर रहा, पाकिस्तान और चीन क्यों कर रहा वो मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अमेरिका इस तरह का क्यों कर रहा वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान और चीन इंडिया के NGO को पैसा देकर के विकास काम को क्यों रोकना चाहती है, उसके एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ कि चारधाम परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया गया एक NGO के द्वारा। चारधाम परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक NGO के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया। अब चारधाम परियोजना अगर बनती है तो हमारी जो सीमा लगती है चीन के साथ, जो उत्तराखंड के साथ हमारी चीन की सीमा लगती है, वहाँ तक रोड आसानी से पहुँच जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर चारधाम परियोजना बनती है, मान लीजिए ये चीन है, यहाँ पे उत्तराखंड है, UK, तो यहाँ तक रोड आसानी से बने, इसके लिए चारधाम परियोजना है। अगर ये परियोजना का निर्माण हो जाता है तो चीन को दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए चीन क्या करती है कि इंडिया के NGO को फंड करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और इस परियोजना को रुकवाइए। इस तरह का काम होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये ऐसा कहा गया, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गृह मंत्रालय कर रही है। तो चीन पाकिस्तान इसे करता है। अब अमेरिका क्यों फंड करता है, अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि भारत के निर्माण कार्य पूरा हो, तो उसका रीजन है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अमेरिका भारत को कहता है कि आप निर्माण कार्य बंद कीजिए, भारत कहता है कि आपने अपना निर्माण कार्य कर लिया, हमको तो पहले करने दीजिए ना। हमारे लिए भी ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को तो डेवलप करें। आप तो 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। हम तो आज़ाद हुए अभी जस्ट 70 वर्ष हुआ, तो हमको भी अपने आप को डेवलप करना है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका क्या करता है कि अड़ंगा लगाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं NGO को फंड पैसा देता है, और कई जगह प्रोटेस्ट होते हैं, कई जगह सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है, हाई कोर्ट मैटर जाता है, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे निर्माण कार्यों को रोकवाना चाहता है। तो ये सब रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में कहा गया। तो इसको देखते हुए 2020 में FCRA में संशोधन किया गया और काफ़ी टाइट रूल कर दिया गया है। अब आप इसी को देखोगे कि लगभग 6000 संस्थानों ने, 6000 NGO ने रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाला ही नहीं, तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया FCRA के द्वारा, सरकार के द्वारा, सॉरी। ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड में भी कहीं ना कहीं भारत अमेरिका रिलेशन है, भारत रशिया रिलेशन है। S-400 मिसाइल हमने रशिया से परचेज किया, हमारा रशिया के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है, और अमेरिका के साथ हमारा कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूट पे ऑलरेडी हमने चर्चा की है,
उस डिस्प्यूट में एक डिस्प्यूट बेसिकली S-400 मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के साथ रिलेशन में कहीं के सकारात्मक संबंध भी है, कुछ नकारात्मक संबंध भी है। किसी भी देश के साथ ना तो सभी संबंध जो हमारे रिलेशन होते हैं ना तो पूर्णतः पॉजिटिव होते हैं और ना तो पूर्णतः नेगेटिव होते हैं। तो किसी भी देश के साथ जो हमारे संबंध होंगे उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे और कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो अमेरिका के साथ जो हमारे नेगेटिव पॉइंट है, यानी हमारे संबंध में जो चुनौती है, उसमें एक चुनौती S-400 मिसाइल सिस्टम है। और S-400 मिसाइल सिस्टम बेसिकली जुड़ा हुआ काटसा से। यहाँ पे देखिए न्यूज़ में भी चर्चा किया गया है काटसा के बारे में। यहाँ देखिए काटसा के बारे में चर्चा किया गया। तो काटसा क्या होती है? काटसा होती है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। एक एक्ट अमेरिका का है जो 2017 में आया था। उस एक्ट के माध्यम से अमेरिका वैसे देशों को प्रतिबंधित कर सकती है जो देश रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान से किसी तरह का हथियार परचेज करती है, वैसे देशों को अमेरिका प्रतिबंधित कर सकती है। प्रतिबंध की तलवार भारत पे भी लटक रही है क्योंकि भारत ने S-400 मिसाइल अमेरिका के आपत्ति के बावजूद रूस से परचेज किया। अच्छा, इसी मिसाइल को अगर आप देखेंगे कि ये मिसाइल जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये तुर्की ने परचेज किया था। तुर्की ने रूस से परचेज किया था। तुर्की नाटो का सदस्य है, बावजूद तुर्की पे प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका ने, क्योंकि तुर्की ने S-400 मिसाइल परचेज किया था रूस से। चीन को लेकर के एक एडिटोरियल भी है और वहाँ भी मुझे आपके साथ डिस्कस करना। और बेसिकली चीन के साथ आपको करना क्या है, एक नया सीमा कानून आया। नया सीमा कानून के तहत चीन जो है भारत के कुछ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम चीन ने चेंज कर दिया। चीन इस तरह का काम कर रहा है। चीन के साथ हमारी टेंशन है। तो चीन को लेकर के ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। वहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि चीन और भारत के बीच में क्या क्या इशू रहा। सबसे पहले चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या ऐतिहासिक संबंध है, हिस्टोरिकल क्या क्या एस्पेक्ट रहा, उस पर हमने डिस्कस किया था। चीन और इंडिया के बीच में कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। मसलन भारत और अमेरिका दोनों लगभग एक दूसरे के खिलाफ हैं। जहां इशू आती है ग्लोबल वार्मिंग की, जहां इशू आता है पेरिस क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करने की, उसको लागू करने की, लेकिन भारत और चीन दोनों मिलकर काम करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इशू को लेकर के। पेरिस क्लाइमेट एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत और चीन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो भारत और चीन कई जगह सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग के क्या क्या पक्ष थे उस पर भी हमने डिस्कस किया था। और दोनों देश के बीच में क्या क्या विवाद चल रहे हैं वर्तमान में, स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, कई सारे विवाद हैं। तो उस विवाद पे भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो बेसिकली इस तरह का न्यूज़ अगर चीन के साथ आपके पास एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए कि भारत चीन के बीच में क्या क्या ऐतिहासिक संबंध है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, दोनों के बीच में क्या क्या विवाद चल रहे हैं और दोनों के बीच में क्या क्या सकारात्मक संबंध है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है एनजीटी का है। एनजीटी एक ऐसा आयोग जो लगातार चर्चा में रहता है और एनजीटी एक ऐसा आयोग है जो विश्व में तीसरा इस तरह का संगठन है। एनजीटी मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे सांविधिक निकाय भी कहेंगे। अच्छा, हरित क्षेत्र में यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बना है। ये भी कई सारे स्टेट पीसीएस में मैं देखा हूँ क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा देश न्यूजीलैंड है और तीसरा देश भारत है। ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत है। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल है, पुणे है, कोलकाता और चेन्नई में है। एनजीटी के पास अगर कोई भी मैटर आएगा तो उसको 6 महीना के अंदर एनजीटी सॉल्व करेगा। 6 महीना के अंदर उसका एनजीटी निपटान करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनजीटी के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो एनजीटी जो है ये 7 कानून है उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ये 7 कानून का उल्लंघन होता है तभी एनजीटी एक्शन लेगी। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002, इसका उल्लंघन होगा तभी एनजीटी एक्शन लेगी। ये 7 कानून का। 2 कानून को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ये कानून है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट कानून है उसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। 2-3 रिफॉर्म्स की मैं लगातार आपके साथ चर्चा करता हूँ न्यूज़ जब आती है। एक तो रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स की लगातार देश में चर्चा होती है। दूसरा होता है जेल रिफॉर्म्स की भी मैं लगातार चर्चा करता हूँ। और तीसरा कहीं ना कहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार। देश में न्यायिक सुधार को लेकर के लगातार चर्चा होती है कि न्यायिक सुधार होना चाहिए। तो न्यायिक सुधार का ही एक पार्ट है, सबसे पहले तो न्यायिक सुधार के एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए कि न्यायिक सुधार को लेकर के अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या प्रयास किए हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया और आप क्या क्या प्रयास करेंगे। जो सुझाव होता है, सुझाव में बेसिकली अगर किसी मेंस का आंसर आप लिख रहे हैं तो उसमें जो सुझाव आप लिखते हैं तो सुझाव में बेसिकली आप लिखते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। अगर आप प्रशासन में होते हैं, अगर आपको अथॉरिटी दे दिया जाए कि आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करना है तो आप क्या क्या करेंगे। अच्छा, इसी सुधार में आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या ई कोर्ट का प्रोविज़न किया जाना चाहिए। ई कोर्ट का प्रोविज़न किया जाना चाहिए तभी जाकर के देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स होगा। उसके बाद ई फाइलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ई कोर्ट का व्यवस्था किया जाना चाहिए और जजों की नियुक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ चर्चा किया था कि किस तरह से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चूँकि कोर्ट रूम है तो कोर्ट रूम ढंग का नहीं है, कोर्ट रूम अच्छा नहीं है तो कोर्ट रूम ढंग का बने, कोर्ट रूम में सारा का सारा व्यवस्था होना चाहिए। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं न्यायिक सुधार का एक पार्ट है। सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के 8 जज इस साल सेवानिवृत्त होंगे। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या, जो स्वीकृत संख्या है वो है 34, जिसमें 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये स्वीकृत पद हैं। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या आप देखोगे तो टोटल 33 जज ही हैं। 34 पद स्वीकृत है, 33 जज हैं। अब सोच के देखिए कि 8 जज और रिटायर हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी कम हो जाएगी। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियन इस पर एक्शन लेगा और जल्द से जल्द वो भी जजों की नियुक्ति का प्रोविज़न करेंगे। देखिए, ये भी कहीं न कहीं संबंधित है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक खेती के साथ। तो प्राकृतिक खेती का जो डिस्कस किया था, प्राकृतिक खेती का एक पार्ट होता है प्राकृतिक उर्वरक, जो छाछ और तांबे से बनाया है। 30% तक इससे उत्पादन बढ़ा है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या किया गया अभी तक, क्या क्या प्रयास किया गया है और क्या क्या प्रयास आप करेंगे एज ए प्रशासक, आप क्या क्या प्रयास करेंगे और क्या क्या प्रयास अभी तक किया गया है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ही इसको भी आप जोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ही आप नेचुरल फार्मिंग को जोड़ सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, तो उसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ने नवंबर में 17.59 लाख अकाउंट बैन किए। देखिए, एक न्यूज, एक नया आईटी लॉ आया था देश में, एक नया आईटी लॉ आया था फरवरी 2021 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका पूरा नाम है सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। इसको सरकार ने 25 फरवरी 2021 को निर्देशित किया था। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 काम किया गया था। एक तो सरकार ने क्या किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसको रेगुलेट किया। ओटीटी, नेटफ्लिक्स से आप मूवी देखते हैं तो नेटफ्लिक्स को ओटीटी कहा गया, सोनी लिव से आप मूवी देखते हैं उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा गया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया गया था।
दूसरा काम क्या है कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया गया था। लल्लन टॉप क्या है, डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया गया था। और तीसरा क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया गया था। यूट्यूब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तीनों को रेगुलेट किया गया था और तीनों को रेगुलेट करके कहीं ना कहीं प्रोविज़न किया गया था कि अगर आपके पास कोई केस आता है या कोई आपके पास शिकायत आता है तो उस शिकायत का निपटान आप जल्दी से जल्दी करेंगे। कोई गैर कानूनी सूचना अगर आपके पास आती है तो उसे हटाने का प्रोविज़न करना आपको। और इसी के तहत आपने देखा होगा, ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसी के तहत संबंधित है कि व्हाट्सएप ने लगभग 17.59 लाख अकाउंट बैन किए क्योंकि कानूनी सूचना को हटाया गया है या गैर कानूनी अकाउंट को बैन किया गया। इसी के तहत आपने देखा होगा कि शिकायत निवारण अधिकारी का नियुक्ति किया गया। व्हाट्सएप ने अपने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति किया है। फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया नाम के अपने शिकायत निवारण अधिकारी का नियुक्ति किया और इसी तरह से ट्विटर ने भी अपने शिकायत निवारण अधिकारी का नियुक्ति किया। तो सबका प्रोविज़न यही कानून है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जीएसटी है भाई। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे देश में। ये तो बेसिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट हम कर रहे थे, सरकार जब जीएसटी को लागू कर रही थी, तब सरकार ने कमिटमेंट किया था या सरकार की दृष्टिकोण थी, सरकार की सोच थी, सरकार की मंशा थी कि हमें जीएसटी संग्रह प्रत्येक महीने में 1 लाख से अधिक मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक हमें जीएसटी संग्रह प्रत्येक महीने मिलेगा। यह सरकार की सोच थी, सरकार की दृष्टिकोण थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसा अब हो रहा, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अब ऐसा हो रहा है कि सरकार ने जो 4 साल पहले आज सोचा था, 5 साल पहले सोचा था, वो अब हो रहा है कि प्रत्येक महीना जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक सरकार को मिल रहा है। अच्छा, पहले जो जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से कम मिलता था सरकार को, उसका नुकसान सरकार को ये हुआ कि जीएसटी कंपनसेशन सरकार को राज्यों को देना पड़ रहा है। कल भी एक टॉपिक था जीएसटी कंपनसेशन, तो जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया था जो टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया था, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सरकार को राजस्व की कम प्राप्ति हो रही थी, इसलिए सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देना पड़ रहा था। और अच्छा ये हो रहा है कि अब प्रत्येक महीने में जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपया क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में प्रत्येक महीने जीएसटी 1 लाख से पार मिल रहा है सरकार को। ये भारत के दृष्टिकोण से अच्छा है, भारत के इकोनॉमिक्स के लिए, भारत के इकोनॉमी के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी देखिए, बिजनेस पेज पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज का, बस एक यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो बिजनेस पेज पे पढ़ना था आपको। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिख नहीं रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे चीन के साथ, तो चीन के साथ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद चीन में एग्रेशन होता है। देखिए चीन में क्या हो रहा है कि वर्तमान में कुछ ज़्यादा एग्रेशन आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि चीन किस तरह से ताइवान के साथ लड़ने के लिए भिड़ जाता है। हांगकांग का चीन ने अधिग्रहण कर लिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन उग्र है, भारत के साथ उग्र है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी देश पे अगर आरोप लगता है, जैसे चीन पे आरोप लगा कोरोना वायरस की उत्पत्ति का, कोरोना की उत्पत्ति का आरोप चीन पे लगा, तो नॉर्मली किसी देश पर अगर आरोप लगता है तो क्या होता है कि वो विनम्र होता है। लेकिन चीन उग्र हो रहा है, उसका रीज़न है कि चीन में ऑलरेडी इंटरनल समस्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 1962 का वार देखेंगे, 1962 की वार देखेंगे, लड़ाई देखेंगे, तो 1962 की लड़ाई से पहले चीन में भूखमरी की स्थिति थी। 3 साल 1959 से लेकर के 62 तक चीन में भूखमरी की स्थिति थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1 करोड़ से अधिक लोग मरे थे उस भूखमरी में। तो चीन की सरकार ने क्या किया है कि उस भूखमरी से अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ युद्ध कर दिया। और यही कंडीशन वर्तमान में है। वर्तमान में चीन कई सारी इंटरनल समस्याओं से जूझ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अपने लोगों की ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं। हांगकांग को उन्होंने मिला लिया, ताइवान के साथ वो लगातार लगे हुए हैं। तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए बेसिकली ये सब काम किया जा रहा है।
इसका जो ऑल्टरनेट भारत ने निकाला, भारत क्वाड के साथ संबंधों को इंप्रूव कर रहा है। क्वाड पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ डिस्कस किया था। बेसिकली देखिए, ये न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं या ये न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में ये बातें हैं कि भारत चीन संबंधों को लेकर के आपके पास कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए, और चीन को इनकाउंटर करने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है, क्या क्या भारत ने अभी तक किया और क्या क्या भारत कर सकता है। चीन को हमें अगर रोकना है, चीन के एग्रेशन को रोकना है, कम करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। बाकी इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। एडिटोरियल में आज कोई अन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ एक ही था। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये कल भी मैंने देखा था कि नया साल में फर्स्ट डे था, 1 जनवरी को था, एक कुछ ना कुछ यहाँ पे चर्चा रहता है, जो पूरा पूरा एक डाटा आपको मिल जाएगा। जैसे स्वास्थ्य सेक्टर का यहाँ पे पूरा पूरा डाटा है, कल कुछ और डाटा था। तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देता है, जिसको काट करके मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका डाटा भी आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो डाटा है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके आगे काम दे देगा। साथ मिलकर महामारी को कर सकते हैं खत्म। देखिए, WHO पे सवाल उत्पन्न होता है। WHO ने आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया कि चीन से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। WHO चीन का फेवर करता है, ये भी WHO पे सवाल उत्पन्न होता है। WHO के रिफॉर्म्स को लेकर के एडिटोरियल आया था, बीच में हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि WHO रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है और WHO रिफॉर्म्स क्यों करना चाहिए। तो एक तो WHO का रिफॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से कि WHO रिफॉर्म्स की आवश्यकता देश में क्यों है, विश्व में क्यों है, WHO रिफॉर्म्स क्यों करना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप कोरिलेट कर सकते हैं WHO को यूनाइटेड नेशन की भी लगातार चर्चा होती है कि यूनाइटेड नेशन भी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को रोकने में असक्षम रहा। तो क्या हमें यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? बिल्कुल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जरूर। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लगातार कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। आप सोच के देखिए, 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, उसी समय में जो 5 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य थे, आज भी वही 5 हैं। क्यों? क्या पिछले 70 वर्ष में कोई देश डेवलप नहीं हुआ है जो इस देशों का स्थान ले? तो ये क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, WHO में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में असक्षम है। चीन के एग्रेशन को कंट्रोल करने में यूनाइटेड नेशन असक्षम है। WHO कोरोना के निपटने में असक्षम है। तो निश्चित तौर पे ऐसे संगठन जो वैश्विक संगठन है उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक है, और साथ ही साथ ये टॉपिक आपके ऐसे पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत पाक के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया आदान प्रदान। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना भी युद्ध हो, लेकिन एक है कि कोई भी देश के साथ पूरा पूरा ना तो रिलेशन आप समाप्त कर सकते हैं और ना ही पूरे के पूरे आप रिलेशन, ना तो पूरी पूरी सकारात्मक संबंध है। मेरा कहने का मतलब ये है, ना ही पूरी पूरी नकारात्मक संबंध है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आप पॉजिटिव रिलेशन ये देखेंगे कि दोनों देश 1 जनवरी को जो है अपने यहाँ जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसका, जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर बम रखा हुआ है, उसका एक सूची सौंपता, ताकि कल के डेट में गलती से भी वो देश वहाँ पे पर्टिकुलरली आक्रमण न कर दें। इससे क्या होगा, मान लेते हैं हमको एक लोकेशन पता है कि हम लाहौर में पर्टिकुलरली यहाँ पे परमाणु बम रखा हुआ, और अगर हम वहाँ पे एक मिसाइल गिरा देंगे तो क्या होगा कि पूरा पूरा लाहौर समाप्त हो जाएगा, पूरा पूरा क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए दोनों देश एक दूसरे के सूची आदान प्रदान करते हैं, और 1992 से लगातार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को दोनों देश अपने यहाँ की सूची आदान प्रदान करता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्रिटेन हमारे लिए वर्तमान में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है। ब्रेग्जिट, BREXIT, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका। ब्रेग्जिट का मतलब यही है। अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए जो है यूरोपीय यूनियन के लिए एक अलग हमारे पास नियम होना चाहिए, हमारे पास यूरोपीय यूनियन के लिए एक अलग कानून होना चाहिए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे पास जो व्यापार की रणनीति है
व्यापार की रणनीति ब्रिटेन के लिए अलग होनी चाहिए और यूरोपीय यूनियन के लिए अब अलग होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अलग हो चुका है यूरोपीय यूनियन से। पहले एक ही रणनीति होती थी, तो इसलिए ब्रिटेन के साथ वर्तमान में हमारे संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगातार ब्रिटेन की सरकार और भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि एक अलग से व्यापार नीति की चर्चा हो, ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार साइन हो। आज़ादी अपराध नहीं, सत्तावादी चीन के विरुद्ध आगे बढ़ेगा वैन। तो ताइवान लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन जो है जिस तरह से ताइवान पे हमला करने की साजिश रच रहा है, और मुझे फ्रेंकली नहीं लग रहा है कि कोई भी देश ताइवान को बचा पाएगा। अगर चीन कल के डेट में ताइवान पे हमला कर देता है और अपने में मिला लेता है तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। वर्तमान में जिस तरह से अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका गया है, उसके बाद वैश्विक लेवल पे अमेरिका की प्रतिष्ठा डाउन हुई है कि जिस तरह से अफगानिस्तान लोगों को छोड़ करके अमेरिका इस तरह से भाग गया है, कल की डेट में वो ताइवान में भी कुछ नहीं करेगा और कोई भी देश कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि हांगकांग को जिस तरह से चीन ने मिला है उसी तरह से ताइवान को भी मिला लेगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। दिक्कत इस बात की, क्या भारत रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है? तो वो तो नहीं करेगा। क्या अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है? नहीं करता। तो ताइवान को लगभग 20-22 देश ही हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये भी दिक्कत है। चलिए, ये जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान को हमने वैक्सीन भेजा 5 लाख डोज। अच्छा, अफगानिस्तान को जो वैक्सीन भेजा है कैसे भेजा, रूट कैसे है? तो रूट जो हमने भेजा है वो ईरान के रास्ते भेजा है। ईरान के रास्ते हमने अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजा है। अच्छा, ईरान के रास्ते जो भेजा है, तो ईरान के साथ डिस्प्यूट क्या चल रहा है? देखिए, ईरान के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो डिस्प्यूट ईरान और तालिबान का चल रहा है। ईरान और तालिबान, ईरान शिया देश है, तालिबान सुन्नी देश। शिया सुन्नी का बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए दोनों का कभी नहीं पड़ता। तो ईरान और तालिबान का कभी नहीं पटेगा। बावजूद इसके ईरान का हमें थैंकफुल होना चाहिए कि ईरान ने हमें एक्सेस दिया कि हम अपना जो वैक्सीन है 5 लाख डोज वो अफगानिस्तान तक हम भेज पाए। अब देखिए, इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, QR कोड। ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, क्योंकि बीज की कुंडली आप जान पाएंगे। QR कोड के माध्यम से जो बीज होगा, बीज की पूरी कुंडली आप जान पाएंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है ये बेसिकली मिथिला पेंटिंग जो है ये कहीं के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इस रूप में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। तो कोशिश किया मैंने कि आज किस तरह से करंट को, यानी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से हम कोरिलेट कर सकें, एस्थेटिक पोर्शन से कोरिलेट करके आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।